हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन अधिवेशन 5 सप्ताह चलने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस अधिवेशन में बहुत हंगामा भी हुआ। इस अधिवेशन के दौरान संसद ने देश की खाद्य स्थिति, मूल्य वृद्धि, विदेश नीति, CIA की गतिविधि तथा देश के अंदरूनी मामलों में उसका हस्तक्षेप इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए, जिसमें विवादास्पद मुल्की नियम विधेयक भी पारित किया गया। लोकसभा में इस विधेयक पर काफ़ी विवाद उठा। इससे पहले जब सरकार ने इस विधेयक को सदन में पेश करना चाहा तो संवैधानिक व कानूनी आधार पर विपक्ष ने इसका प्रबल विरोध किया और विधेयक को पेश नहीं होने दिया था। वास्तव में विपक्ष ने इस संबंध में जो तर्क पेश किए वे काफ़ी जानदार थे, इसीलिए मंत्री महोदय को अंत में यह कहना पड़ा कि वे सभी आपत्तियों पर सर्वप्रथम स्वयं विचार करेंगे तथा अपने को संतुष्ट करना चाहेंगे तथा वह फिर पेश किया जाएगा। अंततोगत्वा विधेयक पेश करने की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पैराग्राफ। दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब विधेयक को पेश किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर विधेयक पेश करने विषयक मतदान का बॉयकॉट कर दिया। फिर जब इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ तो संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी ने विचार का यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत जल्दबाजी की है और सदस्यों को इस पर सोचने का अधिक अवसर नहीं दिया। इसके फलस्वरूप आंध्र और तेलंगाना की जनता ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बना चुकी है कि अब वह एक साथ नहीं रह सकती और मुल्की नियम विवाद का एकमात्र हल राज्य का शीघ्र विभाजन ही है। लोकसभा में भी कई सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए मुल्की नियम विधेयक के पारित होने और इस विषय में प्रधानमंत्री की घोषणा से कि आंध्र का विभाजन नहीं किया जाएगा, लोगों को निराशा होगी और इसके साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया भी रोषपूर्ण होगी। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर इसको व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की यह घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य है तथा इस पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज वाल्ड का कहना है कि अगर वर्तमान दुनिया खत्म हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। उसके अनुसार यह कहना गलत है कि शस्त्रों की दौड़ के लिए कई राष्ट्र जिम्मेदार हैं। आज केवल अमेरिका ही मौत का सबसे बड़ा सौदागर है। वह सच्चा लोकतंत्र नहीं, एक दलीय तानाशाह है जहां परमाणु हथियारों का विरोध करने वाली राजनीतिक शक्तियों का अभाव है। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में बताया कि अमेरिका का शासक वर्ग किस हद तक दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार सबसे पहले अमेरिका ने बनाए और प्रयोग किए और फिर भी कहता रहा कि वे तो आत्मरक्षा के लिए हैं। आज अंतरिक्ष युद्ध के हथियार भी यही बना रहा है और कह रहा है कि वे दुनिया के सारे परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों बातें झूठी हैं। पैराग्राफ।
अमेरिका का इरादा हमेशा आक्रमण का रहा है और धीरे धीरे उसने युद्ध के इस तामसिक इरादे को अपना व्यवसाय बना लिया है। अमेरिका की समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य उसका युद्ध उद्योग है। हथियारों के कारखानों को राष्ट्रपति रेगन ने खुली छूट दे रखी है। यह आश्चर्य की बात है कि हथियार बनाने वाली कंपनियां सबसे अधिक मुनाफा कमा रही हैं और सबसे कम आयकर दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका को इन भयानक हथियार बनाने वाली कंपनियों का कितना ख्याल है। दुख की बात है तो यह है कि हम असहाय वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के अलावा इस देश में कोई ऐसा संगठित वर्ग नहीं है जो राज्य के इन सत्यानाशी इरादों के खिलाफ आवाज उठा सकें। पैराग्राफ। अमेरिका में दो पार्टी व्यवस्था फेल हो चुकी हैं। दोनों पार्टियां एक ही रथ के दो पहियों की तरह हैं। युद्ध उद्योग की तानाशाही के आगे दोनों पार्टियां नतमस्तक हैं। अमेरिका की आम जनता इन राजनीतिक दलों की चाल को समझने में असमर्थ हैं। लोकतंत्र युद्ध तंत्र में बदल गया है। अखबारों में वे खबरें छपने नहीं दी जाती जो परमाणु परीक्षणों की पोल खोलती है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में अमनपसंद लोगों से अपील की कि वे संगठित होकर परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के विरुद्ध आवाज उठाएं। उन्होंने निरस्त्रीकरण के लिए की गई दिल्ली घोषणा की तथा भारत द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयत्नों की सराहना की और कहा कि आज आवश्यकता ऐसे देशों की है जो इस संबंध में आगे आकर स्थायी शांति के लिए प्रयत्नशील हों। विराम समाप्त।